बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सुपरवाइज़र्स हज़रात, डेस्को वापडा पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मुझे कुछ अहबाब के फ़ोन आए कि जनाब ज़बानी बहस मुबाहसे से की बजाय वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे वजाहत करें ताकि हमें समझ आए, तो मैंने उसकी पैरवी में, उन फ़ोन्स की पैरवी में वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिस पे पहली तमाम नशिस्तों का अहाता किया जाएगा वाइट बोर्ड के ज़रिए। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं पावर सिस्टम की इब्तिदा से। पावर सिस्टम की इब्तिदा जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इब्तिदा या पहली दरियाफ्त मिस्टर फैराडे नामी साइंसदान ने की 1855 में। जिसमें 1862 में उसने एक कुलिया को बुनियाद बनाया, यानी BE=BLV। यानी उसने कहा कि अगर एक वेबर मकनातीसी लाइनें कहीं से गुजर रही हों और 1 मीटर लंबाई में कंडक्टर 1 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से उन्हें कता कर रहा हो, तो उसमें वोल्टेज और करंट पैदा हो जाते हैं। यानी 1 वोल्ट बिजली पैदा होती है अगर उसका सर्किट क्लोज कर दिया जाए एक लूप बना के, तो उसमें 1 एम्पेयर करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। तो उसने 1862 में इस कुलिये की बुनियाद पे एक मशीन बनाई जिसका नाम उसने डायनमो रखा। डायनमो की वजाहत कुछ इस तरह से की जाएगी कि अगर उसको मैकेनिकल पावर उसकी शाफ्ट पे अप्लाई करके उसका आर्मेचर घुमाया जाएगा तो उसमें बिजली पैदा होगी। अगर उसके कम्यूटेटर पे किसी बैरूनी सोर्स से, यानी बैटरी वगैरह से डीसी सप्लाई का इतलाक किया जाएगा तो उसमें घुमाओ, यानी उसका आर्मेचर घूमना शुरू कर देगा। सादा अल्फाज में बात कुछ इस तरह हुई कि डायनमो एक ऐसी मशीन है जिसके आर्मेचर को घुमाया जाएगा तो वो बिजली पैदा करेगा। अगर उसको बिजली दी जाएगी तो वो आर्मेचर घूमेगा, यानी मैकेनिकल पावर का हसूल होगा उधर। तो उसकी वजाहत कुछ इस तरह से है कि जो उसने बनाया था आर्मेचर फैराडे ने, वो कुछ इस तरह से था
ये आर्मेचर उसने बनाया था जो पोलों के दरमियान घूमकर बिजली पैदा करता था। इसकी वजाहत के लिए हम सिंगल लूप जनरेटर से सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइनें इधर से ये फ्लो कर रही हैं इधर से। तो जब इसको घुमाया जाएगा तो इस हाथ को इस तरह से रखें तो ये अगर मकनातीसी लाइनों के बहाव को उंगलियां शो करें और ये कंडक्टर के मोशन को, तो ये करंट की सिमत को ज़ाहिर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की अगर रोटेशन होगी तो ये नीचे से अगर ऊपर उठेगी तो बिल्कुल इसी तरह इधर करंट का रुख इधर को होगा और
दूसरी तरफ इसको उल्टा करके देखेंगे तो फिर इस तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव बना और ये प्लस बना। तो इसको घुमाते जाएंगे तो ये बिजली इसमें पैदा होगी और इस तरह कमोबेश, यानी जैसे ये इधर से लाइनों को क्रॉस करेगा तो ऐसे ये कर्व उठेगी और मैक्सिमम क्रॉस करेगा तो इधर फिर ये कम लाइनों की तरफ जाएगा तो इस तरह, और दूसरी तरफ ऐसे, ये इस तरह लूप बनते जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे पुलसेटिंग डीसी। अगर इसके लिए फिर हमें इसको स्मूथ करना हो तो फिर इसमें एक और लूप ऐड करेंगे, फिर और करते जाएंगे तो इस तरह ये इस तरह होती जाएगी। तो ये असल में फिर लाइन बन जाएगी स्मूथ डीसी की। इस तरह डीसी बिजली बनेगी इससे। तो इसके बाद उसने ये कहा कि अगर इसको हम बिजली दे दें तो ये घूमना शुरू कर देगा, मतलब मोटर बन जाएगा, जनरेटर। तो इसके लिए अगली बात हम करते हैं कि जब आपका ये मैग्नेटिक फील्ड N और S इधर लाइनों का बहाव होगा, तो इसमें जब हम ये लूप रखेंगे और इसमें ये कम्यूटेटर के दो सेगमेंट होंगे जिसको मैका से इंसुलेट किया जाता है इन सेगमेंट्स को। तो ये अगर इसको हम सप्लाई देते हैं किसी आउटर सोर्स से, यानी बैटरी वगैरह से या किसी डीसी सोर्स से, तो ये इसको बिजली मिली। तो इसके लिए ये होगा कि हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो ये अंगूठा अगर करंट की फ़्लो को शो कर रहा है तो इस वायर में रिवॉल्विंग फ्लक्स पैदा होगा। यानी हम अगर ऐसे करें तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स पैदा होगा, इधर इसके उल्ट होगा यानी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे होगा कि ये जो हैं ये लाइनों को इधर से जो लाइन निकलेगी ये टेढ़ी कर देगा, ये जो है ये इसको ऊपर को टेढ़ी कर देगा। ऐसे ये सीक्वेंस बनेगा। तो लाइनें जो मकनातीसी लाइनें जो हैं ये अपने आप को टेढ़ा नहीं रहने देती, सीधी हो जाती हैं। तो इस तरह ये होगा कि इस
कंडक्टर की वजह से इसमें इस तरह मोशन, और इस को ऊपर जब उठाएगी तो ये इस तरह, तो ये ऐसे घुमाव शुरू हो जाएगा। यानी कि मकनातीसी लाइनें जो हैं ये अपने टेढ़ापन को सीधा करने की कोशिश करेंगी, तो आर्मेचर जो है वो घूमना शुरू कर देगा। ये था फिनोमेना जिसके तहत मोटर और जनरेटर इकट्ठे हो गए, जिनका नाम डायनमो रखा गया। यानी इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि यहाँ कम्यूटेटर पे अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे तो ये घूमना शुरू कर देगा। अगर इसको शाफ्ट के साथ पुली लगा के किसी बैरूनी सोर्स से इसको घुमाया जाएगा तो ये बिजली पैदा करेगा। तो जब उसने इस चीज़ को 1882 में कमर्शलाइज कर दिया, एक डीसी डायनमो की वैल्यू जो थी, पावर रेटिंग जो थी वो 10 किलोवाट बना दी 400 वोल्ट पर। तो फिर वोल्टेज बढ़ाने के लिए और करंट बढ़ाने के लिए इनको पैरेलल, सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ा जाने लगा। लेकिन फिर भी ट्रांसमिशन का अमल जो था वो पूरे मकासद उससे हासिल ना हो सके। तो इसके बाद सिर्फ 3 साल के वक्फे से एलगार्ड और जेबी गिब्स, एलगार्ड और जेडी गिब्स ने एसी सिस्टम डेवलप कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कम्यूटेटर जो था इसको फारग कर दिया और इधर शाफ्ट पर 2 स्लिप रिंग लगा दिए। इनके साथ ब्रश लगा के इनसे सप्लाई हासिल की। तो इससे ये हुआ, फैराडे ने खुद ही ये कहा था कि अगर कंडक्टर फ्लक्स को कता करे तब भी, या फ्लक्स अपनी फ्लक्चुएशन की वजह से, कमी बेशी की वजह से, या अपना रुख उल्टा सीधा करने की वजह से, तो उसमें अगर उल्टा सीधा होगा तो उसमें बिजली, उसमें भी बिजली पैदा होगी। तो उन्होंने जिसको उसने फैराडे ने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया। तो ये एलगार्ड और जेडी गिब्स ने ये कम्यूटेटर ख़त्म करके स्लिप रिंग लगा दिए। तो स्लिप रिंग से हुआ ये कि सिंगल लूप जनरेटर से ही फिर हम इसकी वजाहत करते हैं कि ऐसे उसने सिंगल लूप में ये लाइनें इसी तरह इसने जब इसको घुमाएंगे तो ये
जब इसको घुमाया तो ये जब इधर ये इस तरह था तो ऐसे हुआ कि ये मेन एक्सिस पे ये बढ़ना शुरू हो गया। जब थिक लाइनों को लूप ने सिंगल वायर लूप ने कता किया तो ये इस तरह बढ़ती हुई बिजली इधर आके फिर कम हो गई और दूसरी तरफ उल्टे रुख में फिर इसने बहना शुरू कर दिया। तो ये एक वेव बन गई जिसको सिनोसाइडल वेव और एक साइकिल कहते हैं। एक चक्कर में जो जितनी ये वेव बनी इसको साइकिल कहते हैं। इसमें ये लूप जो है इसको साइन वेव भी कहते हैं, माइनस लूप भी कहते हैं और रिएक्टिव लूप भी कहते हैं। इसको प्लस लूप, पॉजिटिव लूप, क्रॉस लूप या एक्टिव लूप ये मुख्तलिफ ममालिक में इन साइकिल्स की जो तादाद रखी जाती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे मुल्क में ये 50 साइकिल फी सेकंड या 50 हर्ट्ज़ इनकी तादाद होती है। गर्म ममालिक में 50 ही होती है क्योंकि इंसुलेशन प्रॉब्लम हो जाते हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में। तो इस लिहाज से अगर हम बात को मज़ीद बढ़ाएं तो ये जो लूप दो हैं, अगर कहीं एक साइकिल में दो लूप हैं, अगर कहीं दो आदमी या तीन आदमी काम कर रहे हों या चार आदमी काम कर रहे हों तो एक आदमी की ताकत को शुमार नहीं किया जाता बल्कि उनकी पूरी तादाद का जज़र लिया जाता है। तो इस तरह जो एसी सप्लाई का साइकिल है इसको दो के जज़र से तकसीम कर दें या 1/2 का जज़र ले लें तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0707 0.707 यानी इसको हम कहते हैं RMS वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर AC वोल्टेज 50 हैं तो ज़रब 0.707 हम इसको करेंगे तो ये 35-36 वोल्ट DC के बराबर हो जाएंगे। 35 या 36 वोल्ट DC के बराबर इनकी वैल्यू होगी। इसको हम कहते हैं RMS वैल्यू। तो इस लिहाज से यहाँ तक JD गिब्स और एल्गार्ड ने यानी कम्यूटेटर उतार के स्लिप रिंग लगा के इस तरह AC पैदा कर दी। इसको हम कहते हैं कि उन्होंने 1885 में ही AC सिस्टम डेवलप कर लिया। फिर इस DC मशीन की जगह पे जो DC जनरेटर की जगह पे जो AC जनरेटर आया उस से ये AC वेव की बिना पे उस सिस्टम को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने ख़रीदा और विलियम स्टैनले की मुआवनत से उसको फिर म्यूचुअल इंडक्शन के लिए टेस्ट किया और ट्रांसफार्मर बना डाला। उसने किया ये कि एक सॉलिनॉइड लिया यानी
यानी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया दूसरे लफ्ज़ों में। तो जब उसने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया तो इसमें से पहले लूप में फ़र्ज़ करें एन इधर बना और एस इधर बना, तो ये मकनातीसी लाइनें ऐसे खारिज हुई। तो दूसरे लूप में ये एन बन गया और ये एस बन गया। तो पहले रुख इधर था मकनातीसी लाइनों का, अब इधर हो गया। तो इसको मकनातीसी लाइनों ने वाइंडिंग को या वायर जो लिपटी हुई है ऊपर कॉइल बना हुआ है इसको कता किया। तो इसमें बिजली पैदा हो गई जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज कहेंगे। अगर इसको हम एक शेल बना दें इस बार का, थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ। ऐसे उन्होंने पहले बार पे वाइंडिंग की, इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया। फिर उन्होंने इसका ये शेल बना दिया। इस पे एक और वाइंडिंग उन्होंने रख दी। इसको सप्लाई दी, इसकी टर्नों और इसकी टर्नों के हिसाब से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो गए। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एसी वोल्टेज इसमें इंड्यूस हो गए। और जब ये उन्होंने देखा तो फिर इसको खैर अब जो मॉडरेट ट्रांसफार्मर है, मॉडर्न ट्रांसफार्मर है तो वो भी बैरेंगटन लेबॉरेटरी की पैरवी में ही बनता है, विलियम स्टैनले के प्रोग्राम के मुताबिक ही बनता है। लेकिन पहले इस तरह से उसने ये ट्रांसफार्मर टेस्ट किए और वोल्टेज को कमोबेश करने का तरीका ईजाद किया। तो फिर उसने वो एसी सिस्टम डेवलप जो था, यानी एसी जनरेटर को विलेम्टे वाटरफॉल पे ले गया जो टाउन से 13 मील दूर थी। तो उधर उसने एसी जनरेटर को वाटरफॉल में रखा और ट्रांसफार्मर से, सिंगल फेज एसी जनरेटर था और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर से उसने 3.3 केवी तक वोल्टेज स्टेप अप किए और टाउन में बिजली ले आया 13 मील दूर तक। ये बात है 1890
ईस्वी की। इसी साल में टेलीग्राफिक लाइनमैन और टेलीफोनिक लाइनमैन जो 1840 और 1870 में इस्टेब्लिश हुए थे, उनके ओहदे इसी साल में 1890 में इलेक्ट्रिकल लाइनमैन का ओहदा इस्टेब्लिश हुआ। इलेक्ट्रिकल लाइनमैन का ओहदा इस्टेब्लिश हुआ और फिर उसके सालाना एक्सीडेंटों की बहुतात पर उसको PPEs यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को तजवीज़ किया गया। तो यहाँ से ही इब्तदा होती है लाइनों के काम करने की। 1890 में उसने 3.3 kV को तक वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन बनाई टाउन तक, जो 13 मील दूर था वाटरफॉल से। तो फिर उसने इसको देखा कि ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि जो ओम्स लॉ है उसके मुताबिक वो वाट होते हैं V/I और V = I/R। तो इस लिहाज से उसने देखा, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि अगर इधर फ़र्ज़ करें 50 किलोवाट लोड को आपने सप्लाई देनी है 13 मील से, तो तकरीबन जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं उसमें पर किलोमीटर 2 से 5 ओम उनकी रेजिस्टेंस होती है। तो अगर 13 मील के लिए हम 26 ओम लाइन की रख लें रेजिस्टेंस और 50 kW किलोवाट लोड को 3.3 से अगर हम तकसीम करते हैं तो यानी 3.3 kV से हम इसको करते हैं तकसीम, तो ये देख लें कि तकरीबन 16 एम्पेयर इसका जवाब आएगा। तो 16 एम्पेयर और 26 ओम, इसके लिए 26 ज़रब 16 अगर हम करते हैं तो ये लाइन का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा इधर, जो तकरीबन बनेगा इतना। और 16 ज़रब 16 यानी I²R से हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो अब देख लें, मोबाइल अब देखें कि ये जो है 16 ज़रब 16 ज़रब 26, ये तकरीबन 6.6 किलोवाट 6.6 किलोवाट बिजली ज़ाया होगी, एनर्जी ज़ाया होगी इसमें। अगर इसी सूरत हाल को ये 3.3 kV की बजाय हम 100 kV कर दें तो ये अब देख लें करंट कितनी आ गई, 50/100.5 एम्पेयर। तो अब देखें
ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कम होके 13 वोल्ट पे आ गया, और ये जो है *5 ज़रब *5 ज़रब 26, तो ये अब देखें एनर्जी लॉस कितना हुआ। तकरीबन 8 *5 ज़रब *5 ज़रब 26, तो ये तकरीबन 6.5 वाट। अब देख लें कि वोल्टेज को बढ़ाने से कितना फ़र्क पड़ता है। इस लिहाज से ये जो स्टैनले था उसने 1890 में 3.3 kV तक वोल्टेज स्टेप अप किए। 1890 में उसने 3.3 kV तक स्टेप अप किए। फिर उसने पूरे टाउन में जब अपनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक रसाई हासिल करने के लिए ट्रांसमिशन को एक्सटेंड किया, तो फिर उसने 1907 में 100 kV तक। फिर उसका एरिया जब बड़ा होगा तो उसने फिर 1913 में 150 kV, इस तरह 1965 में उसने 500 kV और 1969 तक 769 kV तक उसने स्टेप अप कर लिए वोल्टेज। तो 1917 तक वो ये करता रहा कि जब उधर ज़रूरत होती बिजली की उधर जाकर जनरेटर चलाता और फिर उसको कर लेता ट्रांसमिशन लाइन को ऑन कर लेता, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑन करता। तो फिर आखिरकार जब उसके वोल्टेज का लेवल इतना हो गया कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में वो ट्रांसमिशन सिस्टम अपने को अलाइव रख सकता था, तो फिर उसने 1917 के बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट में जनरेटर को चलने रहने दिया और उसके आगे ट्रांसमिशन सिस्टम को भी चलते रहने दिया। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी आगे उसको साथ मुंसलिक करके तमाम का तमाम सिस्टम जो था वो अलाइव रखने का तरीक़ाकार राइज कर दिया। तो इस सिस्टम में जनरेटर जो था उसको जनरेशन कहा गया, यानी जनरेट बिजली जो होती थी उसको जनरेशन। फिर उसने जो लाइनें बिछाई अपनी पावर की तरसील के लिए, तो फिर उसको ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों मराहल को यकजा करने का नाम उसने पावर सिस्टम रख दिया, पावर सिस्टम रख दिया। तो ये पूरी दुनिया में फिर आहिस्ता आहिस्ता हर मुल्क ने इसकी पैरवी में पावर सिस्टम का इतलाक़ किया अपने अपने ममालिक में। तो ये जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे मुल्क में 1952 में इसका रिवाज आम हुआ। यानी जब पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान में हमारे यहाँ 3 पावर स्टेशन थे,
उनसे 19.7 मेगावाट बिजली हासिल हो रही थी, लेकिन हमारी डिमांड थी 27 मेगावाट। तो 10 मेगावाट हम अमृतसर से इंपोर्ट करते रहे। फिर 1952 में जब रसूल के मुकाम पे हमने हाइडल पावर स्टेशन इंस्टॉल किया, तो फिर हमने ये जो थी इंपोर्ट इसको बंद कर दिया। फिर 1952 से हमारे यहाँ ये पावर सिस्टम जो था, जैसा भी था पावर सिस्टम हमारे मुल्क में जो डेवलप हुआ था, उसकी निगरानी जो थी वो PWD की सेंट्रल इंजीनियरिंग अथॉरिटी और वार्षिक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 3 प्लानिंग कमीशन। यानी हमारे पावर सिस्टम की निगरानी के लिए ये 3 महकमे मिला दिए गए, जबकि इनमें मतलब 1952 से वापडा के बनने तक इनके ज़ेरे निगरानी जो महकमा था उसको लाइसेंसी महकमा भी कहते थे, लेकिन इनकी नॉन कोऑर्डिनेशन की वजह से फिर 24/12/1958 को कौमी असम्बली में वापडा की करारदाद, वापडा की तश्कील के लिए करारदाद मंजूर हुई। तो इस तरह वापडा जो था उसने यानी 15/4/1959 से वापडा ने अपना चार्ज संभाल लिया। उसके साथ नहरी निज़ाम को हमारे मुल्क में मुंसलिक कर दिया गया, क्योंकि हाइडल पावर स्टेशन जो थे वो नहरी निज़ाम उनके बलबोते पे था। यानी जब वो पानी इस्तेमाल करते थे तो उन्होंने जब वो नहरों का कंट्रोल भी, तो इस तरह वापडा के वाटर मेंबर, पावर मेंबर और फाइनेंस मेंबर जो था उनके ऊपर चेयरमैन बनाया गया। तो नहरी निज़ाम का चूँकि पहले से ही अपना एक अपनी शनाख्ती महकमा नहार के तौर पे,
तो फिर पानी जो था उसके लिए नहरों के पानी का जो ज़मीन में जज़ब होने का अमल था उसको स्कार्प का महकमा बनाकर वापडा ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो फिर इस तरह वापडा ने सेमाथूर की को भी ख़त्म किया। तो महकमा नहार की अलहदा शनाख्त की बिना पे महकमा अनहार को वापडा नहीं कहा गया, बल्कि पावर जो थी, पावर विंग था जो, उसी को ही वापडा का नाम दिया गया। तो सबसे पहले हमारे मुल्क में 232 केवी 220 केवी और फिर 132 केवी, ये हमारे यहाँ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन का नाम इनसे मंसूब किया गया। और 11 केवी को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो डोर स्टेप पे 415 वोल्ट जाते हैं, इनको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। तो 1979 में जब हमारे मुल्क में 500 केवी आ गई, तो 500 केवी के बाद 220 और 500 केवी को प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन का दर्जा दे दिया गया। तो 132 केवी 66 और 33 केवी ग्रेड ख़त्म कर दिए गए। और यहाँ मैं भूल गया हूँ एक बात करनी कि पहले 220 और 132 प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन थी, और 66 केवी और 33 केवी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और 11 केवी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि ये जो 415 वोल्ट हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थे, तो इसको मज़ाफ़ाती, उस वक़्त भी मज़ाफ़ाती डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता था। तो फिर जब 500 केवी आई तो 500 और 220 ऊपर चली गई प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। 132 केवी आ गई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में, और 66 और 33 केवी का अख्ताम हो गया। 11 केवी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में रही, और 415 फिर उधर ही मज़ाफ़ाती तकसीम, मतलब टेरिशरी डिस्ट्रीब्यूशन में ही उसका शुमार होता रहा। तो इस तरह जब पावर सिस्टम जो था वो पूरी तरह राइज हो गया, 1959 और 60 में हमारे मुल्क में तकरीबन 360 मेगावाट की पैदावार शुरू हो गई। इसके बाद अब हम वजाहत करेंगे पावर सिस्टम के तमाम अज्जा की, यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि महकमा वापडा के ज़ेरे असर हैं। और फिर इसके बाद यूटिलिटी जो पब्लिक सेक्टर में बिजली इस्तेमाल होती है, जिसके लिए यह सारा तरद्दुद किया जाता है पावर सिस्टम को इंस्टॉल करने का, यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल किया जाता है सिर्फ यूटिलिटी की सहूलतकारी के लिए। तो यूटिलिटी जो है, जो कंज्यूमर या सारफ बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका जो कवानीन उसके हैं या उसका जो बंदोबस्त है कानूनी लिहाज से, वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो पंजाब गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, वो करता है। और जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो तमाम स्टेप हैं ये वापडा के ज़िम्मे थे। और अब वापडा के जो एरिया बोर्ड्स थे उनको सप्लाई कंपनियां बना दिया गया है। अब सप्लाई कंपनियों से इनका इल्हाक है, मतलब ये मुंसलिक हैं, सप्लाई कंपनियों के ज़ेरे असर काम कर रहे हैं अपना पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन जो है वो जेनको, पेप्को की पावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जो वापडा के ज़ेरे असर है, उसकी जेनको विंग है जो जनरेशन की निगरानी करता है।
और NTDC जो है वो 500 kV और 220 kV लाइनों की, जबकि 132 से ऑनवर्ड 11 kV और ये जो 415 ये सप्लाई कंपनियों के ज़ेरे असर काम कर रही हैं। तो अब पावर सिस्टम की जो शनाख्त थी, पावर सिस्टम की जो पहचान थी, पावर सिस्टम का जो तारफ़ था वो वाइट बोर्ड के ज़रिए पूरी तरह मैंने वाज़े करने की कोशिश की है। अगर कोई कमी रह गई हो तो फिर अपने कमेंट्स में मुझे आगाह करना। दूसरी जो अगली नशिस्त थी हमारी जनरेशन की, उसको हम अगले प्रोग्राम तक के लिए फ़िलहाल पेंडिंग करते हैं। खुदा हाफिज़।